गुड मॉर्निंग क्लास 8। तो हम साउंड वाला जो चैप्टर रीडिंग कर रहे थे, तो अब हम उससे आगे रीडिंग करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो चलेगा वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर। तो हम जो साउंड है वो अपने कानों से सुनते हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द एयर इज़ अ लाइक अ फनल। तो जो हमारे कान की बाहर की जो शेप होती है वो कैसी होती है? फनल की तरह होती है। आप लोगों ने देखा होगा, अपने एयर को टच करके देखो, इट इज़ जस्ट लाइक फनल। व्हेन साउंड एंटर इट, और जब एंटर का मतलब प्रवेश करता है, जब कोई भी ध्वनि इस हमारे कान में प्रवेश करती है, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज़ अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो जब हमारे कान से नीचे को कोई भी ध्वनि जाती है तो वो क्या करती, एक कैनल से गुजरती हुई नीचे को जाती है, हमारे कान तक जाती है, और वहाँ पे एक मेम्ब्रेन भी होती है। इट इज़ कॉल्ड अ एयर ड्रम, और उसे हम क्या कहते हैं? एयर ड्रम कहते हैं। हिंदी में हम उसे कर्णपटल कहते हैं, इंग्लिश में हम ईयर ड्रम कहते हैं। इट परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है हमें सुनने में। इट अंडरस्टैंड व्हाट द ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ड्रम। तो यह जानने के लिए कि कर्णपटल या जो हमारा एयर ड्रम होता है वह कैसे कार्य करता है, तो हम एक टिन के डब्बे का भी एक इसी तरीके से एक मॉडल बना सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप इसमें देखेंगे। हम एक्टिविटी को पढ़ते हैं, फिर आपको थोड़ा सा समझाते हैं और एयर ड्रम आप बनाएंगी। टेक अ प्लास्टिक और ए टिन कैन। आप एक प्लास्टिक या टिन का कैसा भी कैन ले सकते हैं। कट इट एंड्स, और आप क्या करेंगे? इसके दोनों सिरों को काट देंगे। स्ट्रेच अ पीस ऑफ ए रबर बैलून अक्रॉस वन एंड of the can and fasten it with a rubber band. Put 4 or 5 grain of dry cereal on stretch rubber। और आप क्या करेंगे कि डब्बे के जो दोनों सिरे हैं आपने काट दिए थे, डब्बे के एक सिरे पर एक रबर बैंड के गुब्बारे को उसको स्ट्रेच करके लगा देंगे, और इसे एक रबर बैंड के छल्ले से कस देंगे। मतलब जो रबर बैंड तो होता है उसी से हम उसके क्या करेंगे? कस देंगे। और जो स्ट्रेच रबर बैंड के ऊपर सूखे, जब हमने एक तरफ से उसमें रबर बैंड लगा दिए हैं तो उसके ऊपर क्या करेंगे? सूखे कुछ भी सीरियल, कोई भी दाने, जैसे गेहूं के दाने या कुछ भी दाने, आप उसमें 5-6 दाने डाल सकते हैं। तथा या थर्माकोल के जो राउंड राउंड से थर्माकोल के बीज से आते हैं, आप उन्हें उनके अंदर रख सकते हैं, डाल सकते हैं। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे हुर्रे। और अब आप अपने फ्रेंड को कहेंगे कि उसमें हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द ग्रेन। अब आप देखेंगे कि जो उसके अंदर ग्रेन थी उनके साथ में क्या होता है, वो क्या करते हैं? मूव करते हैं, नहीं करते हैं, क्या करते हैं? वाई डू द ग्रेन जंप अप और एंड डाउन। तो आप देखेंगे कि जो ग्रेन है उसमें वो जंप अप करेंगे, ऊपर मतलब जंप करते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता होगा, ये हमने सोचना है। तो देखते हैं। द एयर ड्रम इज़ अ लाइक ए स्ट्रेचेस रबर शीट। तो जो एयर ड्रम, वैसे ही हमारे जो कान होता है उसके अंदर जो एयर ड्रम होता है जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, वो भी उसी रबर की शीट की तरह होता है। साउंड वाइब्रेशन मेक द ड्रम वाइब्रेट। और जो साउंड होती है, किसी भी तरह की जो आवाज़ होती है वो वाइब्रेट करती है और एयर ड्रम को वाइब्रेट करती है। सेंड्स द ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू इनर एयर। और जो ड्रम होता है वो हमारे वाइब्रेशन को हमारे इनर एयर, अंदर के जो अंतःकरण पटल बोलते हैं, वहाँ तक उसे पहुँचाता है। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज़ टू द ब्रेन। और जब इनर एयर तक जाएगा तो इनर एयर से जो साउंड के जो सिग्नल होते हैं वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं। क्योंकि बच्चों, जब तक कोई भी सिग्नल हमारे ब्रेन तक नहीं जाता है, हम उस सिग्नल को नहीं समझ पाते हैं। कोई भी साउंड हो, कोई भी सिग्नल हो, हमारे ब्रेन तक जाता है, फिर हमारा ब्रेन उसे रिकॉग्नाइज करता है और हम उसे समझते हैं।
दैट इज़ हाउ वी हेयर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सुनते हैं ध्वनि को, किसी भी साउंड को सुनते हैं। ये देखिए आपको इसमें पिक्चर दिखाया गया है, आप इसमें पिक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पे एयर फनल लगी है, फिर कैनाल है, एयर ड्रम है, और फिर इनर एयर है। और इनर एयर से जो साउंड होती है वो हमारे ब्रेन तक पहुँचती है। वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इन टू आवर एयर। और हमें कभी भी तेज़ धार वाला या पॉइंटेड या बहुत ही हार्ड कुछ भी चीज़ होती है, जैसे हम कोई भी सलाई वगैरह डाल देते हैं कान में, वो नहीं डालना चाहिए। इट कैन डैमेज द ड्रम। वो क्या करते हैं, क्योंकि जो हमारा एयर होता है उसमें मेम्ब्रेन लगी होती है, तो उसे वो डैमेज कर सकते हैं, और अगर डैमेज हो जाएगा तो फिर हमें सुनना बंद हो जाएगा। द डैमेज ड्रम कैन इम्पेयर हेयरिंग। और जब डैमेज हमारा जो ड्रम है वो डैमेज हो जाएगा तो हमारी सुनने की शक्ति क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, हम सुन नहीं पाएंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम, द टाइम पीरियड मतलब समय का जो आवर्त है, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है हमारा आवर्त काल या कम आवर्ती होता है। आवर्ती ऑफ ए वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन। तो इस पूरा जो ये टॉपिक है ये हो गया कंपन का आयाम, ठीक है, वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी एंड आवर्तकाल तथा आवृत्ति, और टाइम पीरियड और क्या, आवृत्ति, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, और वाइब्रेशन क्या होता है, हम इस टॉपिक में सारा कुछ समझेंगे। तो हम देखते हैं कि वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन। फ्रो का मतलब होता है, वैसे अगर हम फ्रो को अकेले पढ़ेंगे तो इधर उधर होता है, लेकिन फ्रो मोशन को तो मतलब गति होता है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ नॉन एज अ वाइब्रेशन। तो हम क्या देखते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी जो वस्तु होती है उसका बार बार इधर उधर गति करना, कोई भी वस्तु होती है अगर वो बार बार इधर उधर गति कर रही है तो उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। बच्चों आप लोगों ने शायद कभी कोई ऐसा मतलब कहीं ना कहीं देखा ज़रूर होगा, वॉच देखी होगी, वॉल वॉल जो वॉल वॉच होती है, दीवार की जो घड़ी होती है उसमें आपने पेंडुलम लगा हुआ देखा होगा, जो कि इधर उधर गति करता है। तो वो जो गति कर रहा है वही उसका वाइब्रेशन, वो कंपन है। तो वही बात कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो वाइब्रेट करता है, कंपन होता है। दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलरी मोशन। इस मोशन को जो होता है, इस तरह की जो गति होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलरी मोशन या दोलन गति कहते हैं। मतलब इधर उधर मूव करना। आप इसको वैसे भी देख सकते हैं कि आपने क्या किया कि एक बॉल है या गेंद है, उसमें आपने आपने किसी चीज़ में रखा और उसे बांध दिया, उसे हिलाओ, इधर उधर हिलाओ तो वो हिल जाता है। तो बराबर हिलता है दोनों तरफ से, उसे हम ऑसिलरी मोशन कहते हैं या दोलन गति कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस अर्लियर क्लासेस अबाउट द ऑसिलरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। आपने क्लास 7th में ये पढ़ा होगा, ऑसिलरी मोशन भी पढ़ा होगा और टाइम पीरियड भी पढ़ा होगा। द नंबर ऑफ ऑसिलरेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी। तो द नंबर ऑफ ऑसिलरेशन, दोलन चक्कर जो होता है ना, जब हम किसी पेंडुलम ही ले लेते हैं, आप लोग करके इसको देखेंगे, आपके पास कोई राउंड सा चीज़ होगा, राउंड कोई चीज़ होगी, उसको आप क्या करेंगे, टाइट बांध देंगे और उसके बाद एक कील पे उसे लगाएं और उसे छोड़ दें। जैसे झूला है आपका, आप झूला झूलते हो, तो झूला जो होता है, जहाँ पे झूला टका होता है उसके दोनों तरफ गति करता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप सोचिए, आपके दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि आप ऐसा बना सकते हो। तो वो जब एक दोलन करता है मतलब एक बार आगे जाएगा फिर उसी जगह पे दोबारा से वापस आता है, तो वो उसका एक वन ऑसिलेशन होता है। और एक सेकंड में उसने द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, उसने एक सेकंड में
कितने ऑसिलेशन किए हैं उसे कहते हैं हम फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति कहते हैं। मतलब 1 सेकंड में कितनी बार वो इधर उधर घूमा, उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्वेंसी कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फिर फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी को हम किस में लिखते हैं, हर्ट्ज में लिखते हैं। उसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। जैसे आप लोगों ने अगर रेडियो पे आपने सुना होगा तो आपने ये सुना होगा कि इतने हर्ट्ज से, तो यही होता है, ये क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। और किसकी यूनिट होगी, हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। इट इज सिंबल इज, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल एच और जेड, स्मॉल जेड। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो 1 हर्ट्ज में 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड होता है। इट If an object's oscillation in 20 times 1 second, what would be its frequency? अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो ऑसिलेशन है 20 टाइम है 1 सेकंड में, अगर वो 1 सेकंड में 20 टाइम मूव करता है, यहाँ मतलब अपने जो जगह है उसके दोनों साइड मूव करता है, तो व्हाट वुड बी फ्रिक्वेंसी, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी बताओ, उसकी फ्रिक्वेंसी होगी 20। If you can recognize many familiar seconds without seeing the objects produce them, तो इसी तरीके से जो है जब आप देखते हैं कि ध्वनि उत्पन्न, जितने भी साउंड को उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं को देखे बगैर भी आप उनके सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप उन्हें नहीं भी देखते हैं, कहीं कोई चीज़ की किसी चीज़ का साउंड आ रहा होता है तो आप क्या करते हैं, आपने वो चीज़ देखा भी नहीं है लेकिन आप बता सकते हैं कि वो किस चीज़ का साउंड है ना। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो बताओ ऐसा कैसे है कि कहीं से कोई साउंड आता है और आप पहचान जाते हैं भाई ये तो उस चीज़ की आवाज़ है, तो कैसे पता चलता है आपको, दिस साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम। तो ये जो साउंड होती हैं सारी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, और उन डिफरेंट साउंड से आप क्या कर लेते हो, उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हो, उन्हें पहचान लेते हो। लेकिन उनमें डिफरेंस क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। These sounds must to different to enable you to recognize them. Have you ever thought what factors make them different? तो आपने कभी सोचा है कि जो साउंड्स होती हैं, जैसे क्रॉ की साउंड होती है वो अलग होती है ना, कुकू की साउंड अलग होती है, हमारी साउंड अलग है, आपकी साउंड अलग है, मेरी आवाज़ अलग है, दूसरी मैम होती है उनकी आवाज़ अलग होती है, आपकी आवाज़ अलग है, आपकी मम्मी पापा सबकी आवाज़, दादी सबकी आवाज़ अलग अलग है। तो इनकी जो वॉइस है उसे ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इन चीज़ों को डिफरेंट बनाता है, तो उनके बारे में हम देखते हैं। एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी साउंड। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी भी साउंड को क्या करती हैं, दूसरे साउंड से डिफरेंट बना देती हैं। कैन वी डिफ्रेंशिएटेड साउंड ऑन दी बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। तो क्या हम किसी भी साउंड को फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के बेस पर अलग कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो यह है लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस का मतलब होता है कि कितनी ज़ोर से आवाज़ लगाई, और उसका पिच। देखें, आपने एक्टिविटी करनी है, टेक अ मेटलिक टम्बलर, आपने कोई मेटल का ग्लास लेना है, एंड और टेबल स्पून, और क्या लेना है आपने, उस एक टेबल स्पून लेना है, टेबल स्पून लिया आपने, स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर, और आपने क्या करना है कि जो आपने टम्बलर यानी कि ग्लास लिया उसको क्या करना है, स्पून से बहुत धीरे से उसको टकराना, उस पर टक्कर लगानी है, उसे मारना है। तो आप उसकी आवाज़ सुनेंगे कि कैसी आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट क्या करना है, हियर द साउंड प्रोड्यूसिंग, अब आपने उसके साउंड को सुनना है कि कैसी आवाज़ आई। नाउ
नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हेयर द साउंड प्रोड्यूस अगेन। और फिर आपने क्या करना है, उस पर दोबारा से थोड़ा सा ज़ोर से उस पर हिट करना है, और तब देखना है कि जो उसकी आवाज़ प्रोड्यूस हुई वो कैसी आ रही है। इज़ द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्राइक हार्ड। जब आपने हल्के से उसे मारा था, उससे बाद में जब आपने हार्डली उसे मारा था, तो कौन सा वाला साउंड उसमें से कैसा लाउड था, तेज था, ये आपने रिकॉग्नाइज करना है। नाउ सस्पेंस अ स्मॉल थर्माकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर। और उसके बाद आपने क्या करना है कि एक ग्लास के किनारे को छूते थर्माकोल को एक छोटी सी गेंद से टकराइए। अब थर्माकोल की एक छोटी सी गेंद को उससे टकराना है। वाइब्रेट द टम्बलर बाय द स्टिकिंग इट। क्या थर्माकोल से जब हम ग्लास को टकराएंगे या थर्माकोल से ग्लास में मारेंगे तो क्या उसमें कोई वाइब्रेशन होती है, ये आपने चेक करना है। सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस। और आपने देखना है कि जब आपने टकराया तो वो जो छोटी सी गेंद थी वो कितनी दूर तक डिस्प्लेस हुई, कितनी दूर चला गया है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। और गेंद जो था वो कंपन करके यानी कि वाइब्रेट करके जो दूर गई, उसके एम्पलीट्यूड की क्या है, माप है, उसके आयाम की वो माप है। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन अ लिटिल हार्डर। और अब क्या करना है कि फिर से टम्बलर को धीरे से आपने स्ट्राइक करना है या हिट करना है। कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन द टू केसेस। और आपने उन दोनों स्थितियों में ग्लास के जो वाइब्रेशन है या एम्पलीट्यूड है उसको चेक करना है। इन विच केस इज एम्पलीट्यूड लार्जर। आपने देखना है कि जब आपने धीरे से उसको हिट करते हैं तब उसका एम्पलीट्यूड लार्जर है, या जब आप उसको ज़ोर से हिट करते हैं तब उसका एम्पलीट्यूड लार्जर है, कब आवाज़ तेज है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। तो जो ध्वनि की जो लाउड मतलब साउंड की जो लाउडनेस है, ध्वनि की जो प्रबलता है, तो मतलब साउंड उत्पन्न करने वाले कंपनों के जो एम्पलीट्यूड होते हैं वर्ग के प्रोपोर्शनल होती है, बराबर होती है। मतलब अगर बढ़ेंगे तो वो भी बढ़ेंगे और घटेंगे तो वो भी बढ़ेंगे। जैसे जैसे अनुपात में वो बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे अनुपात में लाउडनेस भी बढ़ती चली जाएगी। मतलब वाइब्रेशन जैसे जैसे बढ़ेंगे लाउडनेस भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे वाइब्रेशन कम फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, साउंड की जो लाउडनेस होती है वो भी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल है इफ़ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस। अगर किसी का जो एम्पलीट्यूड है वो ट्वाइस हो जाए, दुगना हो जाए, तो उसकी जो ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीज बाय ए फैक्टर। तो जो लाउडनेस है उसकी वो भी क्या हो जाएगी, उसकी जो लाउडनेस है वो कैसे कितनी हो जाएगी, मतलब दुगनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड डेसिबल। तो जो लाउडनेस है वो उसे हम उसकी जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि लाउडनेस है या साउंड की जो हमारी सुनने की क्षमता होती है या लाउडनेस होती है साउंड की, उसकी यूनिट क्या होती है, तो उसकी यूनिट होती है डेसिबल। द फॉलोइंग टेबल सम आइडियाज ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो आपको ये बताया गया है, टेबल दी गई है, इस टेबल में आपको क्या बताया गया है कि किसकी लाउडनेस कितनी होती है। और अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी के जो स्क्वायर होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। अगर फ्रीक्वेंसी किसी की फ्रीक्वेंसी जो है आपका कितना है 2 है, तो उसकी जो लाउडनेस होगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का उसका स्क्वायर होगा। तो चलो ये तो क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें जो टेबल है उसको समझ लेते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग
जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, हम लोग जो सांस लेते हैं उसकी भी एक साउंड होती है, हमारी सांस लेने की भी साउंड होती है, उसकी साउंड होती है 10 डेसिबल। डीबी का मतलब होता है डेसिमल। सॉफ्ट विस्पर, अब सॉफ्ट विस्पर का मतलब होता है जब हम किसी के कान में धीरे धीरे आवाज़ में बात करते हैं, तो उसका जो साउंड होता है वो होता है 30 डेसिबल। और नॉर्मल कन्वर्सेशन, जैसे हम आपस में बात करते हैं, आपस में धीरे बात करते हैं, तो उसका जो साउंड होता है वो होता है 60 डेसिबल। बिजी ट्रैफिक, जब हम किसी शहर में जाते हैं, वहाँ पे हमें बहुत सारे व्हीकल की आवाज़ें आती हैं या अदर जो वॉइस आता है, वो सारा जो साउंड होता है उसकी जो लाउडनेस होती है वो होती है 60 डेसिबल, सॉरी 70 डेसिबल। एंड एवरेज फैक्ट्री, अगर कोई फैक्ट्री चल रही है तो उसका जो साउंड होता है वो होता है 80 डेसिबल। अबव 80 डेसिबल इज 80 डेसिबल द नॉइज बिकम फिजिकली पेनफुल। और जो 80 डेसिबल जो साउंड होता है उसे हम नॉइज़ कहते हैं, शोर कहते हैं, और वो क्या होता है, फिजिकली पेनफुल होता है। मतलब हमारा जैसे हेडेक होना या इस तरीके से हमें परेशानियाँ शुरू होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। तो जो लाउडनेस होती है, प्रबलता होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे करती है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्जर देन साउंड प्रोड्यूस इज लाउड। जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, तो साउंड भी कैसी होगी, लाउड होगी। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस फेबल। फेबल का मतलब होता है कमज़ोर, यानी कि धीमा। अगर एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड भी क्या होगी, कम होगी। कंपेयर द साउंड ऑफ द बेबी विथ दैट ऑफ एन एडल्ट। आप एक बच्चे की और एक एडल्ट की साउंड को भी कंपेयर कर सकते हैं कि किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और किसका कम है, किसकी साउंड ज़्यादा है, किसकी कम है। इज़ देयर एनी डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इवन इफ टू साउंड आर इक्वली लाउड दे डिफर इन अ सेम वे, लेट अस सी। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि मतलब दोनों ही ध्वनियाँ अगर बराबर भी होती हैं, मतलब उनका जो लाउडनेस है वो बराबर ही भी होता है, तो उनमें कुछ न कुछ क्या होता है, अंतर होता है। आई वंडर वाई माई वॉइस इज़ ए डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर्स। तो ये जो बच्चा है वो कह रहा है कि मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कि मेरा जो वॉइस है मेरे टीचर से अलग क्यों है। बच्चों, आप लोग भी खुद देखो कि हम सबके वॉइस जो होते हैं अलग अलग ही होते हैं, किसी का भी वॉइस किसी से मैच नहीं करता, कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर होता है। तो इसमें हम देखते हैं आगे कि द फ्रिक्वेंसी डिटरमाइंस द सरलेंस ऑफ पिच। साइलेंस का मतलब साइलेंस नहीं है, सरलेंस। शरलेंस का मतलब होता है कि शरलेंस का मतलब होता है तीखा, ठीक है, जैसे कर्कश होती है जो कि कानों में चुभती है, शरलेंस। सरलेंस ऑफ और पिच ऑफ साउंड of the if the frequency of vibration is a higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch। तो जब हम देखते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी होती है, इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर, जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो जो वॉइस साउंड होता है वो शर्ल होता है, मतलब कैसा होता है, तीखा होता है। जैसे आपको देखो, मस्कीटो होता है ना, मस्कीटो के जो साउंड होती है उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसकी जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसका जो साउंड होता है वो कैसा होता है, शर्ल होता है, मतलब तीखा होता है, तेज होता है ना। और जो लॉइन होता है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है लेकिन फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। तो हमें उसकी आवाज़ कैसे सुनाई देती है, लाउड सुनाई देती है। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ अ लोअर, और जब फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लोअर होती है, वी से दैट द साउंड हैज़ अ लोअर पिच। तो जब फ्रिक्वेंसी कम होगी तो उसका पिच लो होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसका पिच ज़्यादा है, मस्कीटो का पिच ज़्यादा है या लॉइन का पिच ज़्यादा है, तो बच्चों
लॉयन की जो वॉइस होती है उसका पिच लो पिच होता है, और जो मस्कीटो होता है उसका जो वॉइस का पिच होता है वो हाई पिच होता है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रिक्वेंसी लो पिच। तो अगर आप विमेन और मैन में पूछा जाए तो विमेन का जो पिच होता है वो हाई होता है, इसलिए उनकी आवाज़ तीखी होती है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। और जो मैन होते हैं उनका पिच लो होता है, इसलिए उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट विद अ लो फ्रिक्वेंसी, अगर ड्रम जो है लो फ्रिक्वेंसी होगी तो देयर फोर इट्स प्रोड्यूस, तो वो प्रोड्यूस करेगा, है ना। वो कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो उसके देखो आपको इसमें दिखाए गए होंगे, जो आप ये पिक्चर बनाया गया है, ग्राफ बनाया गया है, इसमें देखो इसके वाइब्रेशन कितने दूर दूर हैं। और जो विस्टल है देखो उसके ग्राफ में, उसका ग्राफ कितना नज़दीक नज़दीक है। तो ये जो ड्रम है इसका फ्रिक्वेंसी कैसी है, कम है, लो फ्रिक्वेंसी है, तो इसका पिच कैसा होगा, लो होगा। विस्टल की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका पिच कैसा होगा, हाई होगा। ए लो पिच साउंड ऑन अदर हैंड, अ whistle has a high frequency and therefore produce a sound of a higher pitch। तो जो विस्टल होती है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए उसका पिच हाई होता है, और ड्रम की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो लो होती है और उसका पिच भी क्या होता है, लो होता है। ए वर्ड मेक अ हाई पिच, और जो हाई पिच साउंड, वेयर एज अ लॉइन मेक अ लो पिच साउंड। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जो एक बर्ड होती है उसका जो पिच होता है वो हाई होता है क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, एंड जो लॉइन होता है उसका जो पिच होता है वो कैसा होता है, लो होता है क्योंकि उसमें फ्रिक्वेंसी कम होती है। हाउएवर द रोयर ऑफ द लॉइन इज़ अ वेरी लाउड, इसलिए जो लॉयन होता है उसका रोयर, उसका दहाड़ना जो होता है वो कैसा होता है, लाउड होता है। वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज़ ए क्वाइट फेबल, जबकि जो बर्ड होती है उसका साउंड जो होता है फेबल होता है, मतलब कमज़ोर होता है। क्वाइट फेबल बहुत ही कमज़ोर होता है, किसके रिगार्डिंग, किसके कंपैरिजन में, लॉयन के कंपैरिजन में। एवरी डे यू हेयर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स, आप रोज़ चिल्ड्रंस मतलब बच्चों की और एडल्ट्स की आवाज़ें सुनते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइस, क्या तुम उनकी जो वॉइस है उसमें डिफरेंस को फाइंड कर सकते हो। कैन यू से दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड, कैन यू से दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज़ अ हायर दैन दैट द एडल्ट। तो जो बच्चों की वॉइस की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए उनका पिच जो होता है हाई होता है, और जो एडल्ट होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, इसलिए उनका पिच जो होता है क्या होता है, लो होता है। यूजुअली द वॉइस ऑफ वुमेन हैज़ अ हायर फ्रिक्वेंसी दैन दैट ऑफ द मैन। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि वुमेन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कैसी होती है, हाई होती है, और उनका पिच भी हाई होता है। और मैन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होती है, इसलिए उनका पिच क्या होता है, लो होता है। आवाज़ कैसी होती है, तेज होती है। ठीक है, तो बच्चों हम आज यहीं इसको एंड करते हैं, और बाकी के जो टॉपिक है उसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।